भारतीय न्यायालय में दशकों से एक ऐसा मुद्दा जिसका सीधा संबंध देश के सुरक्षा में लगे हमारे 15 लाख सैनिक के मनोबल और सम्मान से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा न्यायालय में तारीख पे तारीख देने वाले न्यायाधीशों के हथियार का शिकार हो गया और अंत में हमारे सेना के जवान थक हार करके जब सुप्रीम कोर्ट देश के सर्वोच्च न्यायालय में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आप उस सरकार के पास जाइए जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, आप उस अधिकारी के पास जाइए जिन्होंने आपका हक मार करके अपने कब्जे में कर लिया है। आखिर हमारे देश के काबिल न्यायाधीश महोदय दशकों तक भारतीय जवानों को, भारतीय सैनिकों को इधर उधर भगा करके उनके मनोबल के साथ क्यों खिलवाड़ किया? एक अर्ज करना चाहता हूं। न्याय की दुकान पर बेगुनाहों को सजा मिल रही है। न्याय की दुकान पर बेगुनाहों को सजा मिल रही है। अदालत के मुंशी और जज भी शायद नोटों और मांस की बोटियों से बहल रहे हैं। कानून की किताबें क्या जाने हम जवानों की बेबसी, कानून की किताबें क्या जाने हम जवानों की बेबसी। जहां शोहरत और दौलत बोलता है वहां इंसाफ की आवाज सुनाई नहीं देती। जय हिंद वेटरन्स, आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड शो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए अधिक से अधिक जानकारी पा सकें और दूसरे वेटरन्स तक पहुंचा सकें। दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूं भारतीय सैनिक जो पीबीआर्स हैं उनके जान की कीमत की। हमारे सेनाध्यक्षों ने जवानों की जान की कीमत सिर्फ 1000 रुपये लगाई और जो नॉन कम्बैट, जो हॉस्पिटल में एयर कंडीशन में काम करने वाली नर्सों की कीमत 4200 रुपये लगाई, जो कभी युद्ध के मैदान में या ऑपरेशन में कभी जाते ही नहीं। और अधिकारियों ने अपने जान की कीमत जवानों से 6 गुना ज्यादा कीमती बताया और भारत सरकार के पास रिकमेंडेशन भेजा कि हमें हमारी जान की कीमत 6000 रुपया दो। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं मिलिट्री सर्विस पे की। 6 पे कमीशन में जब सेना हेडक्वार्टर में बैठे हुए सेनाध्यक्षों ने जब ये रिकमेंडेशन दिया था कि जवानों को 1000, नर्सों को 4200 और अपने अधिकारी वर्ग के लिए 6000, तो इसका सीधा 2 ही अर्थ होता है। पहला, या तो भारतीय सेना में जो सैनिक काम कर रहे हैं उनकी जान की कीमत बहुत ही सस्ती है, सिर्फ 1000 रुपये, या अगर उनकी जान की कीमत सस्ती नहीं है और अगर कहीं युद्ध हुआ या ऑपरेशन में जहां खतरा दिखाई देगा तो वो जवान जिनको जान का खतरा है वो अधिकारियों को आगे करके अपने देश की रक्षा करने के बजाय वो अपनी जान की रक्षा करना चाहेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। लेकिन कमेंट करने से पहले आप हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे माननीय व्यक्ति और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जरूर सुन लीजिए। मैं जानता हूं देश के फौज में 80-90% लोग कौन होते हैं। हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। 6 पे कमीशन में जो एमएसपी में न्याय हुआ उसके खिलाफ कार्यरत सैनिक बोल नहीं सकते, इसलिए वो अन्याय और अपमान का घूंट पीकर वो चुपचाप रहे। लेकिन जैसे ही सैनिक रिटायर्ड हुए उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक चारों तरफ अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश किया। वो चाहते तो वो ट्रेंड सैनिक चारों तरफ आगजनी, हंगामा, तोड़फोड़ कर सकते थे, लेकिन वो अनुशासित और देशभक्त सैनिक अपनी बातों को मनवाने के लिए वो अपने देश की प्रॉपर्टी को और अपने देश के नागरिकों की प्रॉपर्टी को और उसकी रक्षा करने के लिए जो कटिबद्ध हैं वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। इसलिए हमारे वो सैनिक भारतीय न्यायालय की तरफ रुख किया कि आखिर वहां तो न्याय मिलेगा। तो भारतीय न्यायालय ने उन जवानों के साथ क्या किया? भारत देश की जो अदालतें छोटी छोटी बातों पर स्वतः संज्ञान ले लेती है, किसी राजनेता को मच्छर काट लिया, किसी अभिनेता को कुत्ते ने काट लिया, या
किसी पैसे वाले व्यापारी या उनके व्यवसायिक रिश्तेदार को कुछ भी तकलीफ हो जाता है तो वही भारत की अदालतें स्वतः संज्ञान ले लेती है। लेकिन 45 लाख सैनिकों का जो फरियाद अदालत में पड़ा हुआ रहा उसे दशकों तक न्यायाधीश महोदय ने लटका करके रखा। आखिर क्यों? और अंत में एक न्यायाधीश महोदय आते हैं और उन 45 लाख सैनिकों के फरियाद को सिर्फ 1 घंटा में डिसमिस कर देते हैं। इसके संबंध में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे फाइटर वीर बहादुर सर क्या बोलते हैं, सुनिए। आप सबको मालूम है कि कई वर्षों से हम लोग लगातार इसके लिए कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। पहले जो जज सुनवाई कर रहे थे वो ट्रांसफ़र हो गए, बेंच ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे जज के पास आए वो भी ट्रांसफ़र हो गए, एक जज रिटायर्ड हो गया। तो टोटल 4 जजों ने जो केस सुना है उसमें से 3 या तो ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर्ड हो गए। बेंच के सामने केस आया और 1 घंटे में ही केस डिस्पोज हो गया। जिस जज महोदय ने डिस्पोज किया पहले वो सरकारी वकील थे और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मन बना के आए हुए थे कि आज केस को डिस्पोज कर देना है। सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता ने मेरिट पे बहस शुरू की और मेरिट था सारा कुछ का, जिसको जज महोदय ने माना भी, एग्री भी किया। अपने सरकारी वकील बड़ी चालाकी से मेरिट के ऊपर बहस ही नहीं किया। उसने इतना ही कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने का कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। और उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का नायक हरबाल के केसेस में, सिमिलर केसेस में जो आदेश आया था जिसमें इस चीज़ का वर्णन था कि हमारी जो इंटरवीन है वो नहीं हो सकती, उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ये भी रूलिंग है कि अगर वायलेशन है, अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। वो कागज भी कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने निर्णय दिया, वो मेरिट पे नहीं दिया। और निर्णय ये दिया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पे कमीशन की रिपोर्ट में हम इंटरवीन कर सकते हैं। और दूसरा दिया कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, हाई कोर्ट ने सिमिलरली इसमें डिस्पोज कर दिया है। पहले सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्पेशली मिलिट्री अफसर लगे हुए थे कि केस किसी भी हालत में खारिज हो। पे कमीशन जो एक्सपर्ट बॉडी है उसकी रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर पे कमीशन गलत करेगा, गवर्नमेंट गलत करेगी तो हम कहाँ जाएगा, देश के नागरिक कहाँ जाएगा, इम्प्लाई। मैं आपको बता देता हूँ, जब 12,000 एक जवान का, 17,000 एक जेसीओज का रिकमेंडेशन किया था पे कमीशन ने, इन्हीं अफसरों ने उसका विरोध किया, उसको परसेंटेज के आधार पर करवाया और पीछे जवान खड़े किए। और यही गवर्नमेंट है जो मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 12,000 से जो डिसेबिलिटी पेंशन था वो कम हो गई जवानों की। मेजर जनरल बैस के केसेस में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, वो भी तो एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट थी। तो ये हरबाल के केसेस में सेम डे डिसीजन हो गया था। दिल्ली के उच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों महोदय को जो उच्च शिक्षित, अनुभवी हैं और काबिल हैं, उनको सिर्फ यह पता लगाने में 6 साल से ज्यादा लग गया कि यह जो एमएसपी का मामला है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में सुना नहीं जा सकता है। सिर्फ इस एक लाइन को समझने में उन काबिल न्यायाधीशों को सालों लग गया। वो न्याय क्या दे पाएंगे आम जनता को। और अंत में उन्होंने ये कहकर केस खारिज कर दिया कि सेंट्रल पे कमीशन चूंकि एक्सपर्ट बॉडी है उसका वो रिव्यू नहीं कर सकते हैं वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में। क्यों नहीं आप सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशन को रिव्यू कर सकते थे साहब? क्यों नहीं? ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है साहब। 45 लाख हालात के मारे, अन्याय के मारे हमारे जवान और जो जवान युद्ध के मैदान में ऑपरेशन में शहीद हुए हैं उनके विधवाएं फरियाद लेकर आपके दरवाजे पर आए हैं। तो 45 लाख सैनिकों का जो फरियाद है वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर में क्यों नहीं आता? अगर यही मुद्दा सेना के जनरलों का होता, अगर यही मुद्दा आईएएस के टॉप ब्यूरोक्रेट्स का होता, अगर यही मुद्दा अगर राजनेताओं का होता तो जज साहब को यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि याद कीजिए प्रशांत भूषण साहब को, जिन्होंने 1 रुपया उछाल करके सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर मारा था।
न्यायाधीश महोदय को मजबूरी में ही सही, बेबस होकर सही, सभी विशिष्ट व्यक्तियों का एक छोटा मुद्दा भी उनके लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। लेकिन न्यायालयों में बैठे न्यायाधीश बेबस 45 लाख सैनिकों को न्याय देने में वो असमर्थ हैं। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एक बेहद ईमानदार और पूर्व जस्टिस ढींगरा साहब जुडिशियरी सिस्टम के बारे में क्या बोलते हैं, आप खुद सुन लीजिए। कि जुडिशरी में करप्शन है और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उन्हें भी मालूम है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। देखिए, रास्ता कोई अपनाने के लिए तैयार तो हो। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। तो ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जैसे आम वो होता है कि एक थानेदार किसी थाने के अंदर जो है रिश्वत के मामले ज़्यादा आ गए तो उसे लाइन हाजिर कर देते हैं, थोड़े दिन लाइन में रखते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर उसे दूसरे थाने भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही है। तो हम लोग करप्शन को तो स्वीकार कर चुके कि करप्शन है, हमें उसके साथ ही जीना है। तो यही रवैया हाई कोर्टों का है, यही सुप्रीम कोर्टों का है। आप देखिए ना, करप्शन के केस जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों चलते हैं। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है। और शमित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। आप सोचिए कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों को ये नहीं कह सकता कि ये जजों के केस जल्दी करो ताकि एक उदाहरण बने। तो करप्शन तो एक्सेप्टेबल है जुडिशरी में, सभी लोग ये मानते हैं कि हाँ करप्शन है और रहेगी। जिस दिल्ली हाई कोर्ट में वर्षों तक हम जवानों का एमएसपी का मुद्दा लटका करके रखा, उस दिल्ली हाई कोर्ट के मुखिया के घर में भगवान ने अपने हिसाब से उनके धन और मान में आग लगा करके न्याय तो दे ही दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद जब जवान सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए अब सरकार के पास दोबारा और दोबारा उनसे जवाब मांगिए। भाई, आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश महोदय को पता होना चाहिए था कि सरकार को जो जवाब देना था एमएसपी में अपने पक्ष में, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दे दिया था। तो 45 लाख सैनिकों का ये मुद्दा था, उनको सुनना चाहिए था, न कि उन्हें सरकार के पास वापस जवाब लेने के लिए भेजना चाहिए था। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक देश के प्रतिष्ठित माननीय एडवोकेट साहब क्या बोलते हैं, आप खुद सुन लीजिए। चंद्रचूड़ भी आरोपी हैं। फिर अरे मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं कि आप मेरे खिलाफ डिफामेशन का केस डालो, मैं प्रूफ लाके देता हूं आप कितने करप्ट होते। आज तो सबसे बड़ा एक्सपोजे हुआ है ये कि जस्टिस डीके उपाध्याय, जस्टिस रेवती मोइरे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के मिली भगत से दिशा और सुशांत के केस की सुनवाई 1.5 साल तक नहीं हुई। और जब तक ये सज्जन सुप्रीम कोर्ट में जज बने रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोई डायरेक्शन नहीं दिया। आज भारतीय न्यायालय से ज्यादा राज दरबार बनकर के फैसला देती है। जैसा राज दरबार में क्या होता है, राजा के बाद उसका बेटा उस राजगद्दी पर बैठेगा और अपने हिसाब से वो जनता के साथ न्याय करेगा जो उसको सूट करता है।
जैसा कि हमारे माननीय खान साहब बोलते हैं कि हमारा न्यायालय राज दरबार कैसे बन गया है। भारत में कुल 4000 ऐसे परिवार हैं जहां से पूरी दुनिया हिंदुस्तान के जज बनते हैं, सब उसी में से आता है। किसी जज को पूछिएगा ना, आपका बेटी उधर डिस्ट्रिक्ट जज है, बेटा वो सिविल जज है, दामाद हाई कोर्ट में है, सब जज रहेगा। देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकार मनीष ठाकुर शो में मैंने सुना है कि जितने भी जज महोदय हैं वो अपना डिग्री इंडिया के अलावे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के लॉ की पढ़ाई करते हैं और अपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, उनका एक वीडियो सुनकर के मेरा तो दिमाग खराब हो गया। जैसा आपको मालूम है कि एक देश को बर्बाद करने में दूसरे देश की एजेंसियां लगी रहती है और सालों उसके पीछे काम करती है ताकि उस देश का कानून व्यवस्था बर्बाद हो जाए और देश भुखमरी और कंगाली की हालत में पहुंच जाए। जब हमारे देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स और जज महोदय के बच्चे ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, विदेशों में जाकर के पढ़ाई करने जाते हैं तो विदेशी एजेंसियां जानती है कि एक न एक दिन ये बंदा भविष्य में चलकर, चूंकि चीफ जस्टिस का बेटा है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बेटा है, तो कहीं न कहीं जाकर के वो दिल्ली हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में या देश के किसी भी हाई कोर्ट में, या हो सकता है कि वो भविष्य में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बन जाए। अगर वो बच्चा विदेश में जाकर के विदेशी एजेंसियों के संरक्षण में बैठ के पढ़ाई कर रहा है और वो भारत जब लौट के आएगा तो वह एक मॉडिफाइड भारतीय होगा। उसे भारतीय कानून के बारे में जानकारी तो होगी, लेकिन भावनात्मक रूप से वो भारतीय जनता के साथ और भारतीय न्याय के साथ और भारतीय न्याय संहिता के साथ उसका भावनात्मक जुड़ाव शायद कम ही होगा। और वह विद्यार्थी जब कभी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा तो उसके एक फैसले से पूरे राज्य और पूरा देश कंट्रोल हो सकता है और पूरा व्यवस्था बदल सकती है। और यही तो विदेशी एजेंसियां चाहती है कि अगर देश पर कब्जा करना है तो शासन प्रशासन को छोड़ो, न्यायपालिका पर कब्जा करो, क्योंकि उसके एक आदेश से देश में पूरी व्यवस्था बर्बाद हो सकती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि 45 लाख सैनिकों का जो एमएसपी का मुद्दा है दशकों तक इसलिए लटका के रखा गया ताकि सैनिक फ्रस्ट्रेट हो जाएं, सैनिक परेशान हो जाएं और कुछ वो गलत कर पाएं। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि हम एक अनुशासित सैनिक, एक देशभक्त सैनिक हैं और हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं। लेकिन न्यायालय में दशकों तक एमएसपी के मुद्दा लटकने से भारतीय जनता और भारतीय पूर्व सैनिक और कार्यरत सैनिक के मन में यह विश्वास होने लगता है कि न्यायालय में बैठे न्यायाधीश महोदय भी उसी करप्ट सोसाइटी का हिस्सा है जो न्याय देने से ज्यादा जनता का शोषण, देश प्रशासन और सत्ता पर काबिज होकर के अपना राज दरबार स्थापित करना चाहते हैं। जय हिंद।